स्टूडेंट्स, देखिए पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ रहे थे हम यूनिट एंड मेजरमेंट में डायमेंशनल फॉर्मूलास। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ा जा सकता है या सेम फिजिकल क्वांटिटी में से सेम फिजिकल क्वांटिटी को घटाया जा सकता है, और उसकी हेल्प से हम किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी का क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे, उसको समझते हैं। तो एक इसमें पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब ये होता है कि देखिए अगर लेंथ है तो हम लेंथ में सिर्फ किसको जोड़ सकते हैं, लेंथ को ही जोड़ सकते हैं, और रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, लेंथ आएगा। ठीक है, अगर लेंथ में हमने लेंथ को जोड़ा तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, लेंथ आएगा। टाइम में अगर हमने टाइम को जोड़ा तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, टाइम आएगा। और अगर मास में अगर हम मास को जोड़ेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, वो मास ही आएगा। ठीक है, बट अगर हम मास में अगर लेंथ को जोड़ देंगे तो कोई भी रिजल्ट नहीं आता है। ठीक है, जैसे अगर हम आपसे बोले कि 2 kg को 1 मीटर जोड़ के बताओ, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है, इसी तरह अगर मुझसे बोलेगा कि मास में आप किसको जोड़ के बताओ, टाइम को जोड़ के बताओ, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसमें लिख देंगे फिजिकल प्रिंसिपल होमोजेनिटी में सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो सेम फिजिकल क्वांटिटी में ही हम आपस में जोड़ सकते हैं और सब्ट्रैक्ट हो सकती है। क्लियर है, तो जैसे लेंथ में लेंथ को जोड़ सकते हैं, टाइम में टाइम को जोड़ सकते हैं, मास में मास को जोड़ सकते हैं, बट डिवीजन अलाउ है, मल्टीप्लिकेशन अलाउ है। जैसे कि मास में किसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, तो हमारे पास क्या आ रहा था, एक फिजिकल क्वांटिटी आ रहा था, मोमेंटम। ठीक है, इसी तरह है ना, मास में अगर हम टाइम का डिवीजन कर रहे थे तो हमारे पास क्या आ रहा था, बताइए, कोई क्वांटिटी था। या फिर लेंथ में अगर हम डिवीजन दे रहे हैं किसका, लेंथ में अगर हम डिवीजन दे रहे हैं सेकंड का, तो लेंथ का क्या होता है, मीटर, और उसका क्या होता है, पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड किसका आ रहा था, वेलोसिटी का आ रहा था। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तो अलाउ है, बट एडिशन और सब्सट्रैक्शन अलाउ नहीं है। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम फिजिकल क्वांटिटी जुड़ सकती है या सेपरेट हो सकती है। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर हम उससे बोलते कि F इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, ये दे दिया हमने। ठीक है, हेयर F रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, फोर्स को, और T रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। F किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और T किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। देन फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B। तो A और B का हमें क्या बताना है, डायमेंशन बताना है। ठीक है, तो F रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को, T रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। तो देखिए अगर रिजल्ट में हमारे पास क्या है, फोर्स है, इसका मतलब ये दो क्वांटिटी है, देखिए प्लस आ रहा है बीच में, इसका मतलब ये भी फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा, तभी तो फोर्स में फोर्स को जोड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, फोर्स आएगा। इसका मतलब अगर फोर्स आया है हमारे पास आंसर में, तो फोर्स में किसको जोड़ सकते हैं, फोर्स को जोड़ेंगे तभी तो हमारे पास क्या आएगा, फोर्स आएगा। इसका मतलब a प्लस बी टी स्क्वायर बराबर एफ के है। इसका मतलब a भी क्या है, फोर्स है, बी टी स्क्वायर भी क्या है, फोर्स है। इसका मतलब a का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो किसका होगा, फोर्स का होगा। इसका मतलब फोर्स a किसके बराबर कर देंगे, फोर्स के बराबर कर देंगे, और दूसरी क्वांटिटी क्या है, बी टी स्क्वायर, इसको भी किसके बराबर कर देंगे, आप फोर्स के बराबर कर देंगे। तो देखिए ए फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ml t माइनस 2। इसी तरह दोनों साइड डायमेंशन पुट कर दीजिए, b t का डायमेंशन क्या होता है, चलिए लिख दिया हमने, और फोर्स का क्या होता है, ml t माइनस 2। तो b इक्वल टू ml t माइनस 2, ये t स्क्वायर इधर आ जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ml t माइनस 4। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि सेम फिजिकल क्वांटिटी में ही सेम जोड़ सकते हैं हम। इसका मतलब अगर फोर्स में अगर हम फोर्स को जोड़ेंगे
तभी रिजल्ट क्या आएगा, फोर्स। अगर हम फोर्स में मास को जोड़ देंगे तो रिजल्ट हमारे पास फोर्स नहीं आने वाला है, क्लियर है, वो रिजल्ट ही गलत हो जाएगा हमारा, क्लियर है ना। तो इसलिए फोर्स में किसको जोड़ सकते हैं हम, फोर्स को ही जोड़ सकते हैं, क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ में दे रखा होता है वेलोसिटी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय डी प्लस टी, ये दे रखा है। यहाँ पे b रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को और t रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। हमें बोल रहा है फाइंड डायमेंशन ऑफ a b c एंड d, ठीक है। तो a b c एंड डी का हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, डायमेंशन बताना है, जिसमें इसमें क्या कर रहा है, v किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले ये तो क्वेश्चन हो गया हमारा, सॉल्यूशन देखिए इसका क्या होगा। सबसे पहले देखिए टाइम में किसको जोड़ सकते हैं, टाइम को, इसका मतलब d प्लस टी बराबर किसके आने वाला है स्टूडेंट्स, उसका डायमेंशन भी क्या होना चाहिए, d प्लस टी, रिजल्ट भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, टाइम आएगा, क्योंकि टाइम में ही किसको जोड़ सकते हैं, टाइम को जोड़ सकते हैं। इसका मतलब d का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो किसका होगा, टाइम का। समझ में आ रहा है, क्योंकि टाइम में किसको जोड़ सकते हैं, सिर्फ टाइम को ही जोड़ सकते हैं, इसका मतलब d का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो किसका होगा, टाइम का होगा। ओके, d का निकाल लिया हमने। इसका मतलब देखिए अगर v इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय d प्लस टी है, इसका मतलब अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, इसका मतलब ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वेलोसिटी को, ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वेलोसिटी को, ये पूरी क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, वेलोसिटी, क्लियर है। इसका मतलब a किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी के बराबर, b किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी के बराबर, और इस तरह c डिवाइड बाय d प्लस टी किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी के बराबर, क्लियर है स्टूडेंट्स। क्योंकि वेलोसिटी में वेलोसिटी को जोड़ेंगे तभी क्या आएगा, वेलोसिटी आएगा। तो a का डायमेंशन फॉर्मूला स्टूडेंट्स वही होगा जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी का क्या होता है lt - 1। इसी तरह b का डायमेंशन फॉर्मूला वही होगा जो वेलोसिटी का होगा, दैट इज lt - 1, ठीक है। c का निकालने से पहले हमें d का तो पता ही है, तो d का क्या होता है स्टूडेंट्स, t, और इसका क्या होगा t इक्वल टू वेलोसिटी क्या होता है lt - 1, और t में t जोड़ोगे तो t आएगा। इसमें 2t नहीं करते क्योंकि स्टूडेंट्स ये t और t जो होता है ना यूनिट्स होते हैं, तो यूनिट कभी भी जोड़कर 2 नहीं बन जाता है, तो t प्लस t कितना हो जाएगा, t रह जाएगा, ये क्या हो गया lt - 1, तो c इक्वल टू lt - 1 इनटू क्या हो गया t, इससे कैंसिल आओगे तो c क्या आ गया स्टूडेंट्स, l आ गया। इसका मतलब c का डायमेंशन फार्मूला क्या आ गया, l आ गया। तो हमने सबके डायमेंशन फार्मूला निकाल लिए, तो a का कितना आ गया स्टूडेंट्स lt - 1, b का कितना आ गया lt - 1, c का कितना आ गया l, और d का क्या आ गया स्टूडेंट्स t आ गया। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। बाय इसमें हम कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, कंसेप्ट हम इसका यूज कर रहे हैं कि सेम फिजिकल क्वांटिटी में ही सेम फिजिकल क्वांटिटी जोड़ेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। एक और फॉर्मूला टाइप कर लेते हैं, a इक्वल टू ए बी प्लस सॉरी ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। हेयर e रिप्रेजेंट्स एनर्जी, ठीक है, e किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और t रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स टाइम, ठीक है। ये एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें a और b का क्या चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड डायमेंशन
ऑफ ए एंड बी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और इसको सोचिए कैसे इसको करना है। तो कंसेप्ट तो हमें पता ही है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी रहेगा इसमें। तो इसका मतलब देखिए E इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर है। अगर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, एनर्जी को, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा स्टूडेंट्स, एनर्जी को। ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, एनर्जी को। तो एनर्जी में एनर्जी को जोड़ोगे तो रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट्स, एनर्जी आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ई टी को किसके बराबर कर देंगे हम, एनर्जी के बराबर। और इसी तरह बी टी स्क्वायर को भी किसके बराबर कर देंगे, एनर्जी के बराबर। नाउ पुट डायमेंशन ऑन बोथ साइड। अब दोनों तरफ डायमेंशन फॉर्मूला रख देंगे। तो इसका तो टी होगा स्टूडेंट्स, एनर्जी का पता ही है हमें, ml2t-2 होता है। इसी तरह बी, इसी को सिंपलीफाई होगा पहले, टी इधर आ जाएगा ml2t-2। अब ये ऊपर जाएगा, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो पहले से ही माइनस का है तो पावर कितनी रहेगी इसकी, -3। इसमें देखिए स्टूडेंट्स b इंटू टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ml2 t-2। तो b इक्वल टू ml2 t-2 डिवाइड बाय टी स्क्वायर। ये नीचे आ गया, ये ऊपर जाएगा तो पावर में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पहले से माइनस का तो कितना हो जाएगा, -4। ये डायमेंशन फॉर्मूला हमने निकाल लिए ए और बी के। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का वैसे यूज करके किसी भी कांस्टेंट के आप क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक पर हम चलते हैं, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। अब देखिए बाय द यूजिंग ऑफ डायमेंशन हम किसी भी फॉर्मूला का क्या कर सकते हैं, डेरिवेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको समझिए। देखिए क्या कर रहे हैं हम, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। देखिए किसी भी फॉर्मूला का स्टूडेंट डेरिवेशन हम कैसे करेंगे। अब मान लीजिए कोई भी फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है। मान लीजिए हमें दे दे सेंटीमीटर फोर्स। देखिए सेंटीमीटर फोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। ठीक है, सेंटीमीटर फोर्स कब लगता है स्टूडेंट, सेंटीमीटर फोर्स जब लगता है अगर कोई भी पार्टिकल सर्कल में घूम रहा हो, कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल में घूम रहा है तो उसमें सेंटर की तरफ उस पे 1 सेंटीमीटर फोर्स लगता है। जिस सर्कल में वो घूमता है तो उसके सेंटर की तरफ उस पे 1 सेंटीमीटर फोर्स लगता है, और वो सेंटीमीटर फोर्स जिस पार्टिकल को हम घुमा रहे हैं उस पार्टिकल के मास पर डिपेंड करता है। पार्टिकल की वेलोसिटी या स्पीड उस टाइम क्या होगी, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और पार्टिकल जिस सर्कल में घूम रहा है उसके रेडियस पर डिपेंड करता है। तो सेंटीमीटर फोर्स मास, वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। उसके बाद जिस पे वो डिपेंड करता है उसकी पावर निकाल लीजिए। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। तो फोर्स डिपेंड मास, उसकी पावर कुछ लिख दीजिए, लेट्स से ये ले लीजिए कि फोर्स डिपेंड ऑन मास रेज़ टू पावर ए। इसी तरह फोर्स डिपेंड ऑन वेलोसिटी, तो फोर्स डिपेंड ऑन वेलोसिटी रेज़ टू पावर एक अलग ले लीजिए, उसमें ये लिया था तो इसको क्या ले लोगे, बी ले लोगे। इसी तरह रेडियस, फोर्स डिपेंड ऑन रेडियस रेज़ टू पावर सी। तो फोर्स इन तीनों क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है, मास, वेलोसिटी और रेडियस पे। अब उसके बाद इसको एक इक्वेशन बना देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड इनके डायमेंशंस वगैरह पुट करके हम किसी भी तरीके से ए, बी और सी का वैल्यू निकाल देंगे, और ए, बी, सी का वैल्यू फिर इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि सेंटीमीटर फोर्स में मास की पावर कितनी आ रही है, वेलोसिटी की पावर कितनी आ रही है और रेडियस की पावर कितनी आ रही है, और फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। तो फिजिक्स में हम किसी भी फॉर्मूले को हम ड्राइव कर सकते हैं, बस हमें ये पता चल जाए कि ये जो फॉर्मूला है ये डिपेंड इस पे कर रहा है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। जैसे हमसे बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स की,
तो देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है कैसा लगता है, मान लीजिए सर्कल में हमने क्या किया है, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है, उसको थ्रेड से बांध दिया है, उसका मान लेते हैं लेंथ कितना है, लेंथ एल है, और उसको भी वेलोसिटी से घुमा रहे हैं, स्पीड से घुमा रहे हैं, तो वो ऐसे सर्कल घुमा रहा है, ऐसे घुमा रहा है। तो इसके सेंटर की तरफ क्या लगता है स्टूडेंट, जो उसको घुमाता है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको हम बोल देते हैं एफ सी, सी फॉर सेंट्रीपिटल और एफ मतलब फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किसकी तरफ होता है स्टूडेंट, सेंटर में। अब मान लीजिए पार्टिकल घूमते घूमते यहाँ आ गया, इसकी स्पीड भी है, तो इधर क्या लग जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, ये इधर आ गया पार्टिकल, तो इसके सेंटर की तरफ क्या लग जाएगा स्टूडेंट्स, सेंट्रीपिटल फोर्स लग जाएगा। पार्टिकल घूमते घूमते इधर आ गया स्टूडेंट्स, स्पीड भी इधर है, तो सेंटर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसका सेंटर हो गया, और देखिए हर बार लेंथ इसकी क्या रहेगी स्टूडेंट्स, एल, तो एल इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। ओके, तो यहां हम लिख लेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन मास ऑफ पार्टिकल एम। किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज एल, एंड तीसरा किस पर डिपेंड कर रहा है, स्पीड ऑफ पार्टिकल दैट इज बी। इसका मतलब हो गया एफ सी डिपेंड्स ऑन मास रेज टू पावर ए, जिस पर डिपेंड कर रहा है उसकी पावर हमने क्या कर दी, ए बना दी। दिस सेंटीमीटर फोर्स डिपेंड ऑन स्पीड रेज टू पावर बी, एंड दिस सेंटीमीटर फोर्स डिपेंड ऑन रेडियस, रेडियस को हमने क्या माना एल, एल रेज टू पावर बी। ये इक्वेशन 1 हो गया स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन 2 हो गया, और ये इक्वेशन 3 हो गया। तीनों को हम कंबाइन कर देंगे, कंबाइन इक्वेशन 1, 2 एंड 3। तो एफ सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम रेज टू पावर ए, बी रेज टू पावर बी, एल रेज टू पावर सी, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, एक कांस्टेंट ये लगा देंगे, एम रेज टू पावर ए, बी रेज टू पावर बी, एल रेज टू पावर सी। ये इक्वेशन हमारे पास आ गया फोर्थ, थर्ड इक्वेशन। ओके, अब यहां से हम क्या करेंगे, दोनों साइड डायमेंशंस पुट कर देंगे, क्लियर है। देखिए पावर हमने ए बी सी क्यों लिया, क्योंकि हमें तो पता नहीं कि मास की कितनी पावर आने वाली है, या कितने टाइम्स मास आने वाला है, कितने टाइम्स वेलोसिटी आने वाला है, कितने टाइम रेडियस आने वाला है, तो हमने इसकी पावर ले ली। अब दोनों साइड क्या कर देंगे, डायमेंशन पुट कर देंगे, पुट डायमेंशन ऑन बोथ साइड, ठीक है। डायमेंशन को दोनों साइड पुट कर दिया, तो देखिए सेंटीमीटर फोर्स, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी माइनस 2। देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायमेंशन पुट नहीं करना है आपको, ठीक है। तो कांस्टेंट का वैल्यू देखिए, जो भी आपसे फोर्स का फॉर्मूला निकलवाएगा तो उसमें आपको पहले बता देगा कि आप इसमें जो कांस्टेंट यूज हो रहा है उसको ये यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली जो के का वैल्यू इसमें आएगा वो 1 आने वाला है। तो सेंटीमीटर फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो m रेज टू पावर a, b रेज टू पावर b और n रेज टू पावर क्या आएगा, c आने वाला है। तो इसको इक्वेशन आप क्या कर लेंगे, 4 रीराइट कर लेंगे इसको दोबारा से, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने। फिर मास का क्या लेंगे, m रेज टू पावर क्या आएगा a, वेलोसिटी का क्या होता है स्टूडेंट्स lt माइनस 1, उसके ऊपर और लेंथ क्या होगा l रेज टू पावर c, ठीक है। अब सिंपलीफाई करो इसको, m रेज टू पावर a लिख दिया, l की पावर भी आ जाएगा और ये t की पावर माइनस भी आ जाएगा, इस तरह l की पावर क्या होगा c। देखिए l यहाँ भी है और l यहाँ भी है, तो दोनों की बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, m की पावर a, l की पावर b प्लस c और t की पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस b। उधर क्या हो जाएगा, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर माइनस 2, ठीक है। अब देखिए दोनों साइड पावर को कंपेयर कर लिए, कंपेयर पावर ऑन बोथ साइड। दोनों साइड को हमने पावर कंपेयर किया, तो देखिए इधर मास की पावर a है, इधर मास की पावर 1 है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। इधर लेंथ की पावर b प्लस c है और इधर लेंथ की पावर कितना है 1, तो b प्लस c किसके पावर आ जाएगा 1। t का पावर यहाँ पे माइनस b है और इधर t का पावर कितना है माइनस 2, तो b का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया स्टूडेंट्स 2, a का वैल्यू कितना आ गया 1।
b का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 + c = 1, तो c का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स -1 आ गया। पुट a b c इन इक्वेशन फोर्थ में पुट कर देंगे तो fc = m⁻1 b की वैल्यू कितनी है 2 इंटू लेंथ की पावर कितनी है -1, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो mv² बाई क्या हो जाएगा l। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये होगा अगर एक m मास का पार्टिकल v स्पीड से अगर एक सर्कल l रेडियस के सर्कल में घूम रहा है तो उसको जो सेंटीमीटर फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला क्या आता है स्टूडेंट mv² l। समझ में आया? एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए सेंटीमीटर फोर्स हमें पता है कब लगता है जब भी कोई पार्टिकल m मास का पार्टिकल v स्पीड से किसी सर्कल में घूमता है तो उस पर सेंटीमीटर फोर्स लगता है। वो डिपेंड किस पे करता है, मास पे, लेंथ पे और स्पीड पे। तो जिस पे डिपेंड करता है उनकी पावर बना के लिख देते हैं कि सेंटीमीटर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, सेंटीमीटर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड रेडियस की पावर c। ठीक है, इसको हमने एक इक्वेशन लिख दिया, डायरेक्टली उसको साइन को डायरेक्ट कांस्टेंट के लगा दिया। यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली k का वैल्यू कितना है 1 होता है, और अगर नहीं भी दे रखा हुआ तो डायरेक्ट k या कोई कांस्टेंट c या कोई कांस्टेंट d कुछ भी यूज कर सकते हैं, आपका मर्जी है। बट आप वो यूज करना कांस्टेंट जो इन एक्सप्रेशंस में ना हो, पता चले कंफ्यूज आएंगे फिर आप। ये कर दिया। अब दोनों साइड हमने क्या कर दिया, डायमेंशन को पुट कर दिया। तो फोर्स का डायमेंशन में पता है ml/2 होता है, मास का पता रहता है, वेलोसिटी का पता है, लेंथ का पता है। फिर ये इसकी पावर है, इसको सब्स्टिट्यूट सिंपलीफाई कर लिया, ये इसकी पावर भी आ गया, इसकी पावर भी आ गया, ये इधर आ गया। एल दो बार है, एक साथ लिख लिया, b की पावर l की पावर b + c। अब दोनों साइड हमने क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। देखिए m की पावर कितनी है a, तो इधर m की पावर कितनी है 1, तो इसका मतलब a क्या हो सकता है 1 होगा। l की पावर b + c, l की पावर कितना है 1, इसका मतलब b + c क्या होगा 1 होगा। और t की पावर इधर -b है, उधर t की पावर कितनी है, तो इसका मतलब -b किसके बराबर होगा 2 के बराबर होगा। फिर b यहाँ से 2 आ गया, इस इक्वेशन में पुट कर दिया, c का वैल्यू आ गया, और a b c जो आया था हमने इसको 4 के में पुट कर दिया तो हमारे पास c आ गया। इसका मतलब सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला हमें समझ में आ गया, और ऐसे हम फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए इसको। अब जैसे हम निकालना चाहते हैं टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। देखो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का डेरिवेशन हम करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए सिंपल पेंडुलम ऐसा होता है, देखो आपने गाड़ी में लगा रहा होता है ऐसे, है ना, इस टाइप से करता है। लेंथ इसकी क्या है l, मास कितना है इसका m है। ठीक है, और इस पर डाउनवर्ड जो एक्सीलरेशन लग रहा हो कितना है g। ठीक है, तो टाइम पीरियड तो इसमें किस पे डिपेंड कर रहा होगा, लेंथ पे, मास पे और g पे। तो लिख लेंगे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास m, length l and acceleration due to gravity g। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आए? तो देखो सिंपल पेंडुलम में मास, सिंपल पेंडुलम का मास में रखा है, इस बॉब का कितना है m है, इस पर डाउनवर्ड क्या लग रहा होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लग रहा होगा। ऐसे ऐसे होगा ना, ये इस पे g भी इफेक्ट करेगा, लेंथ है इसका, तो इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है। तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, मास की पावर a, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ की पावर b एंड t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर c। ठीक है, तीनों को हमने कंबाइन कर दिया, तो ये तीनों से एक इक्वेशन आ गया, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, l की पावर b एंड g रेज़ टू पावर c। कांस्टेंट लगाया, k लगा दिया। एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे k का वैल्यू हमें पता होता है, k का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स 2 पाई होता है।
बस टी इक्वल टू कितना आ गया 2 पाई एन की पावर है एल की पावर बी जी की पावर सी, ये इक्वेशन हमारे पास आ गया 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, पुट डायमेंशन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्टूडेंट्स क्या कर देंगे, डायमेंशन पुट कर देंगे। तो टाइम का तो क्या होता है इसमें टी होता है, कांस्टेंट को हमें कुछ नहीं करना है, इसको लेना ये पे। मास का क्या होता है m रेज़ टू पावर a, लेंथ का m रेज़ टू पावर g, g एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी lt - 1 रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा c, क्योंकि g क्या होता है स्टूडेंट्स एक्सीलरेशन, lt एक्सीलरेशन का क्या होता है lt - 2। तो t इक्वल टू देखो m रेज़ टू पावर a n रेज़ टू पावर b, इधर हो जाएगा n रेज़ टू पावर c और t रेज़ टू पावर -2c। देखिए l दो बार है तो l को एक साथ लिख लो, m रेज़ टू पावर a n रेज़ टू पावर b + c t रेज़ टू पावर -2c। अब हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे, और इधर कंपेयर करने से पहले m नहीं है तो m की पावर 0 रख दो, l की पावर 0 रख दो, और t कितना है एक बार है तो t रेज़ टू पावर 1 लिख दिया। नाउ कंपेयर पावर ऑफ m l एंड t। तो देखिए इधर m की पावर a है और इधर m की पावर 0, तो a बराबर कितना हो गया 0। इधर l की पावर b + c है और इधर l की पावर कितना है 0, इसका मतलब b बराबर किसके होगा -c के होगा। इधर t की पावर -2c है, इधर t की पावर कितना है 1 है, तो c का वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट्स -1/2। c का वैल्यू -1/2 यहां पे कर देंगे तो b इक्वल टू कितना हो गया -1/2, कितना होगा स्टूडेंट b का वैल्यू 1/2। तो a भी आ गया हमारे पास, b भी आ गया स्टूडेंट्स और c भी आ गया। इसको किस पे कट कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट a b c इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स t इक्वल टू 2 m की कितना है 0, l कितना है स्टूडेंट्स b कितना है 1/2 और c कितना है स्टूडेंट्स -1/2। c है कितना g की पावर है, तो t बराबर आ गया 2 पाई, किसी की पावर 0 होती है तो क्या होता है स्टूडेंट्स 1 हो जाता है वो। इधर क्या होगा, इसको √l लिख सकते हो, ये पावर 1/2 इसका √l, इसको नीचे ले आओ g की पावर 1/2। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l, और ये भी रूट में आ जाएगा तो इसको एक साथ रूट में लिख लेंगे, क्या हो जाएगा l/, इस टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम दैट इज अंडर रूट 2 t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l/g। समझ में आ गया। तो आप किसी भी फार्मूले का डेरिवेशन कर सकते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस पे डिपेंड कर रहा है। फिर है तो हमें पता था कि ये मास पे लेंथ पे टाइम डिपेंड है, बट इसमें क्या कर रहा है मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, मास इसमें आएगा नहीं एक्सप्रेशन में। समझ में आ रहा है, ओके नोट कर लीजिए इसको। ओके नाउ हमें करना है इसमें नेक्स्ट टॉपिक कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, देखिए हमें पता होता है कि 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन्स क्या होता है। देखिए न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का, SI यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, न्यूटन होता है। ठीक है, CGS यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, डाइन होता है। तो डाइन किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है, किसमें है वो CGS में। ठीक है, जिसमें CGS कैसा सिस्टम है स्टूडेंट्स, जिसमें हम मास को किस में मेजर करते हैं, ग्राम में। ठीक है, लेंथ को किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में, और टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। ठीक है, ऐसा ही सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम मास को किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में, लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। उसके बाद एक FPS होता है। ठीक है, FPS एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम मास को किससे मेजर करते हैं, पाउंड में, लेंथ को किससे मेजर करते हैं, फुट में। देखो हमने बोला भी ना ये इतने फुट का इतने फीट का है, लेंथ ही तो है, हाइट ही तो है।
और टाइम को मेजर करते हैं स्टूडेंट सेकंड में। देखिए हमारे पास मेजरमेंट के 3 सिस्टम्स हैं, ठीक है। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, पहला क्या है एसआई सिस्टम, और इसको हम बोलते हैं एमकेएस सिस्टम। दूसरा क्या है सीजीएस सिस्टम, और तीसरा है एफपीएस सिस्टम। देखिए एमकेएस सिस्टम में देखिए मास के लिए हम यूज करते हैं, मास को किसमें मेजर करते हैं केजी में, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में, और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। इसमें एफपीएस सिस्टम में मास के लिए हम यूज करते हैं ग्राम, लेंथ के लिए यूज करते हैं हम सेंटीमीटर, और टाइम के लिए यूज करते हैं स्टूडेंट्स सेकंड। एफपीएस में मास के लिए यूज करते हैं हम पाउंड, लेंथ के लिए यूज करते हैं स्टूडेंट्स फुट, और टाइम के लिए स्टूडेंट्स यूज करते हैं सेकंड। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म आपको समझ में आया होगा। एसआई के लिए क्या होता है एमकेएस, एम फॉर मास, ये क्या होता है के फॉर, समझ रहे हैं ना, और एस सेकंड के लिए हो गया, समझ में आ रहा है। दूसरा सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, समझ में आ गया। एमकेएस मॉडर्न होता है सिस्टम है ना, समझ में आ रहा है। ओके, तो ये सिस्टम हमारे पास है। अब क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन। हम ये देखना चाह रहे हैं कि अगर मास को अगर हम एसआई सिस्टम में किलोग्राम बोलते हैं, तो सीजीएस सिस्टम में मास के लिए क्या होता है ग्राम होता है। तो हाउ मेनी ग्राम्स इन 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम कर दिया हमने, समझ में आ गया। इसका मतलब 1 केजी इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻³ ग्राम, समझ में आ रहा है। तो वन सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है, इसको हम लिख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए अगर मैं यहां पे लिखता हूं 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁻⁴ क्या हो गया डाइंस। इसको लिखूंगा मैं N1, इसको लिखूंगा U1, इसको लिखूंगा N2, इसको लिखूंगा U2, ठीक है। अब मान लो हमें नहीं पता है कितने डाइंस होते हैं, टेस्ट कर दिया, इसका मतलब N2 बराबर होगा N1 इंटू U1 बाय U2, समझ में आई फॉर्मूला। तो N2 न्यूमेरिकल वैल्यू हम लिख लेते हैं, इसको क्या क्या हमने बनाया है इसको। तो N1 बराबर क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम 1, U1 क्या है यूनिट इन सिस्टम 1, N2 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू इन सिस्टम 2, U2 क्या है यूनिट इन सिस्टम, समझ में आ गया। ये किसी भी नंबर को मैं डिफाइन करता हूं, जैसे लेंथ को मैं क्या लिखता हूं, लेंथ मान लो किसी की है हमारे पास 2 मीटर, तो 2 तो उसमें क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, और m क्या है यूनिट है, ठीक है। तो किसी भी नंबर को अगर किसी भी क्वांटिटी को अगर फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना होता है तो उसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत पड़ता है और एक यूनिट का। तो 2 मीटर, तो 2 उसमें न्यूमेरिकल हो गया और m क्या हो गया इसका यूनिट हो गया। तो समझ में आ गया। तो ये हमें n2 का वैल्यू चाहिए, हमें नहीं पता कि 1 न्यूटन में कितने डाइंस होते हैं, क्लियर है। ओके, बट हमें इतना पता है कि 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं 1000 होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं पता मान लो n2 का वैल्यू कितना। तो फॉर्मूला n2 का आ गया हमारे पास, देखो n1 इंटू u1, n1 इंटू u1 डिवाइड बाय u2 इधर चला गया, ठीक है। ये सब हमने लिख लिया। अब देखिए इसमें n2 बराबर n1, इसको तो कुछ नहीं करना। u1 क्या है पहले यूनिट में क्या है, ये पहले सिस्टम का यूनिट से, तो पहले सिस्टम किस में है ये MKS में, और ये किस में है हमें पता है ये CGS में। तो देखिए MKS में मान लीजिए हमने लिख दिया m1 की पावर a, लेंथ के लिए L1 की पावर b, टाइम के लिए t1 की पावर c। इसी तरह दूसरे सिस्टम में m2 लिख देंगे, L की जगह 2 L2 लिख देंगे, और t की जगह पे t2 लिख देंगे, और पावर क्या लगा देंगे सेम लगा देंगे ऐसे।
और n2 बराबर कर देंगे n1 इंटू m1 बाय m2। देखिए पावर सेम है तो इसको एक साथ लिख सकते हैं, इसमें पावर सेम है n2 l1 बाय l2 की पावर b, इसमें पावर सेम है t1 बाय t2 रेज़ टू पावर c। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक फॉर्मूला बन गया है जिसमें m1 l1 और t1 कॉरस्पॉन्डिंग मास लेंथ और टाइम के यूनिट्स हैं, उनकी कितनी पावर आ रही है उसमें, और इस तरह m2 l2 और t2 मास लेंथ और टाइम के यूनिट्स की कितनी पावर्स आ रही है वो दूसरे यूनिट में। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला हो गया है। अब कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं उसको समझिए। देखिए अब इसमें पावर क्या होंगी, पावर होंगी जैसे किसका ये ऐसा यूनिट है, न्यूटन किसका ऐसा यूनिट है या सीजीएस किसका यूनिट है, फोर्स का। तो इसमें mlt की जो पावर्स आ रही है वो वही होंगी जो फोर्स में आ रही है। जैसे फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, mlt-2। तो देखिए इसमें a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू देखो हो जाएगा 1, क्योंकि a किसका पावर है, मास का, तो a का वैल्यू 1 हो गया। लेंथ का पावर क्या है b, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1, और टाइम का पावर क्या है c, तो c का पावर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स -2। समझ में आ गया? ओके, तो देखिए हमें पता है n2 बराबर n1 का वैल्यू कितना है 1 न्यूटन है, यानी 1। अब इसी तरह क्या कर देंगे m1 बाय m2। अब देखिए मास को एसआई सिस्टम में किससे मेजर करते हैं, केजी में, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे केजी। सीजीएस में m2 किस में है, सीजीएस में है, तो सीजीएस में किसमें मेजर करते हैं, ग्राम में। अब कितनी रख देंगे पावर 1, इसकी पावर कितनी है, a की वैल्यू कितनी आ रही है 1। ओके, लेंथ को किसमें मेजर करते हैं, सीजीएस में मीटर में, और इसमें किसमें मेजर करेंगे सेंटीमीटर में, उसकी पावर 1। और टाइम को किसमें मेजर करते हैं स्टूडेंट, सेकंड में, तो ऊपर भी सेकंड लिख देंगे, और सीजीएस में भी क्या होता है सेकंड, उसकी पावर कितनी होगी -2। इससे तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए n2 बराबर 1 इंटू किलोग्राम को क्या लिख सकते हो 1000 ग्राम डिवाइड बाय ग्राम आ रहा है, उसकी पावर 1। मीटर को क्या लिख सकते हो स्टूडेंट 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर स्टूडेंट 100 सेंटीमीटर होते हैं, जिसकी पावर 1, और 1 रेज़ टू पावर क्या हो गया -2। देखिए इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो n2 का वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट, ये हो गया 1000 और ये हो गया 100, और ये क्या हो गया 1 डिवाइड बाय 1 रेज़ टू पावर 2, तो 1 रेज़ टू पावर 2 क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। 1 की पावर कितने भी कर दोगे तो 1 ही रहेगा। तो n2 इक्वल टू क्या हो गया 10 रेज़ टू पावर 5। इसका मतलब यहां पे आप n2 की वैल्यू क्या रख दोगे स्टूडेंट्स 10 रेज़ टू पावर 5। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो ये एक फॉर्मूला है जिसमें आप ये पता कर सकते हैं कि अगर एसआई सिस्टम में 1 न्यूटन की वैल्यू, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन है, तो सीजीएस सिस्टम में कि वो टाइम्स में कितनी टाइम्स हो जाएगा वो। क्लियर है? समझ? जैसे 1 kg किसके बराबर होता है 1000 10⁻³ ग्राम्स के बराबर। इसी तरह 1 न्यूटन कितने के बराबर डाइंस के बराबर होगा 10⁵ डाइंस के बराबर होगा। क्लियर है? तो क्या किया हमने इसमें, समझ में आ गया। n1 न्यूमेरिकल वैल्यू इन वन सिस्टम न्यूटन यूनिट हो जाएगा ये। इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दूसरे सिस्टम में हमें निकालनी है, हमने यहाँ पे पुट किया लास्ट में। और n2 क्या हो जाएगा यूनिट दूसरे सिस्टम में, तो n2 बराबर n1 इंटू u1 बाई u2। ठीक है, अब n1 तो ऐसे रख दिया हमने, तो इसमें यूनिट में क्या आएगा मास लेंथ और टाइम आएगा। इसी तरह इसमें क्या आ जाएगा मास लेंथ और टाइम आ जाएगा। पावर हमने लिख दी। अब ABC हमें पता करना है कि ABC एक्चुअल में होंगे क्या। तो ABC पावर वो होंगे जिसका ये क्या है यूनिट है। यूनिट किसका है ये फोर्स का, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया mlt-2। तो ये क्या आ गया, A का वैल्यू 1 आ गया कंपेयर करके, क्योंकि मास की वैल्यू हमने पावर कितनी चढ़ा रखी है 1। लेंथ की पावर कितनी है b है, तो यहाँ b का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और t की पावर कितनी है c है, तो यहाँ पे c का वैल्यू कितना आ जाएगा -2। यहाँ पे देखो हमने कॉरस्पॉन्डिंग a की जगह पे 1 रख दिया, b की जगह पे 1 रख दिया, और c की जगह पे -2 रख दिया। और पहले सिस्टम में एसआई सिस्टम में मास के लिए क्या यूज करते थे केजी, दूसरे सिस्टम में मास के लिए यूज करते ग्राम। केजी ग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, सेकंड कैंसिल आउट कर दिया। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, पुट कर दिया। ये सॉल्व आ गया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये सारा हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में होता है। आप इसको एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाइए और बुक से मॉड्यूल वगैरह से ट्राई करिए, है ना, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, है ना। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू स्टूडेंट्स।